अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है वो जेड रिंद जो हैं उन्होंने पूछा है। उनका ये सवाल है कि ये बताएं कि इंग्लिश में इनका क्वेश्चन है, लेकिन मैं उर्दू में बता देता हूं कि उन्होंने ये पूछा है कि जो वैक्सीन्स हैं ये स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं और उसके बाद जब एक दफ़ा स्पाइक प्रोटीन बन जाएगी तो इसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ हमारा जिस्म या इम्यून सिस्टम बनाता है। तो फिर बाद में ये स्पाइक प्रोटीन कितना अरसा हमारे जिस्म में रहेंगी, और क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी हैं। और इसका जवाब ये है रिंद साहब कि जब स्पाइक प्रोटीन बनती हैं और उनको एक बाहर का एलिमेंट जान के या फॉरेन एलिमेंट जान के हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। अब उन एंटीबॉडीज का मकसद क्या होता है कि एक तो स्पाइक प्रोटीन के साथ वो अटैच करते हैं, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन के साथ ही जुड़ने वाली एंटीबॉडीज होती हैं जिनको हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप किसी को काम ना करने दें, लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि क्योंकि स्पाइक प्रोटीन अकेली होती है तो उसके साथ ये एंटीबॉडीज जुड़ जाती हैं और उनको वो कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो ये स्पाइक प्रोटीन है, इनको वो सेल जिनके अंदर ये पैदा हुई होती हैं, जहाँ पे जो वैक्सीन लगती है और वैक्सीनेटेड सेल जिनको हम कहते हैं, तो वो सेल्स जो हैं इन स्पाइक प्रोटीन को, क्योंकि जो स्पाइक है हमारे, यानी कि ये जो कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, ये 3 स्पाइक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। तो वो जो इन वैक्सीनेटेड सेल होते हैं वो अपने आप को अपनी सरफेस पे इन स्पाइक्स और स्पाइक प्रोटीन को जाहिर कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो इन सेल्स को हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड सेल या वैक्सीनेटेड सेल। इनको भी हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो मार देती हैं, किल कर देती हैं। और खास तौर पे ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज बनी ही इसके खिलाफ है। वो उनका मकसद यही है कि इन स्पाइक प्रोटीन को खत्म करना या इनको न्यूट्रलाइज करना या इनके साथ जुड़ जाना, जिसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्लियर कर देता है, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन हो, वैक्सीनेटेड सेल हो वो। तो ये है वो आपके सवाल का जवाब। उसके बाद एक रफीक वादी वाला हैं, RAFIQ, और साथ ही क्योंकि मिला हुआ इनका वो वादी वाला ही बनता है, तो उनका ये सवाल है कि सर गवर्नमेंट की साइट जो है वो कभी ओपन ही नहीं हो रही, तो ये तो ड्रामा लगता है और ये कितना अरसा ऐसे चलेगा। रफीक भाई, बात ऐसे है कि जब पाकिस्तान में ये वैक्सीन आ जाएगी 2 मार्च के बाद, जो बुजुर्गों को लगेगी, तो फिर हुकूमत की तरफ से वो रिस्पांस शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम 1166 पे SMS करें, तो जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी तो फिर वहां से रिस्पांस आता जाएगा, क्योंकि 2 मार्च के बाद पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पहुंच रही है। और जब वो पहुंच जाएगी तो ये मुख्तलिफ जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जिनको हम कहते हैं AVCs, वहां पे पहुंचेगी। तो जिस शख्स के मुतल्लिका जो वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन पहुंच चुकी होगी तो उसको मैसेज आ जाएगा, या जब वो मैसेज करेगा तो उसको मैसेज का जवाब आ जाएगा, जिसकी उम्र होगी 60 साल से जायद। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है इस वक्त वो है www.covid.gov.pk/vaccines। लेकिन ये है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी ये शर्त है कि उनकी उम्र 60 साल से कम हो। तो अगर वो इसके ऊपर अपने जो वो नाम मांगते हैं, वो आपका ID कार्ड मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, फिर ये मांगते हैं आप कि आप हेल्थ के किस शोबे में और बहैसियत एक डॉक्टर के, स्टाफ नर्स के, फिजियोथेरेपिस्ट के, डेंटिस्ट के, या आप दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे अगर काम कर रहे हैं, तो वो अपना पर्टिकुलर डालते हैं, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी शख्स जिसकी अभी बारी नहीं है, जिसकी उम्र 60 साल से जायद है, या फिर जिसकी जो उम्र है वो चाहे 60 साल से कम है लेकिन वो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, तो उसको ये साइट्स जो है रिस्पॉन्स नहीं देंगी। तो अभी जो साइट की आप बात कर रहे हैं, खासतौर पे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो अभी इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो वैक्सीन है उन लोगों को लगने के लिए जिनकी उम्र 60 साल से जायद है, या अगर 60 साल से कम है लेकिन हेल्थ केयर वर्कर वो नहीं है, तो इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दोस्त परेशान मत हो, जैसे ही वैक्सीन आएगी और जो जो लोग लगवाना चाहेंगे तो उनको जरूर ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा।
एक सवाल है हमीद राना साहब की तरफ से। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि कैन साइनो वर्क अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, कि जो पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल हुए चाइना की वैक्सीन कैन साइनो की, तो क्या ये साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेन है उसके खिलाफ काम कर सकती है? इसका जो जानने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल है। हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो कोई भी स्ट्रेन है उसके खिलाफ कोई वैक्सीन काम कर सकती है कि नहीं। पहले तो ये है कि आप उन लोगों का ब्लड लेते हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई है और उसके नतीजे में वहां पे एंटीबॉडीज पैदा हुई हैं, और लेबोरेटरी के अंदर उन एंटीबॉडीज को ये जो नई कोई भी स्ट्रेन है उसके साथ इंटरएक्ट करवाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं कितने जो कोई वायरस है, स्ट्रेन कोई भी हो, तो उसको कैसे उसके साथ किस हद तक अटैच होती है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो तमाम लोग जिनको वैक्सीन वो लगी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्ज करें कैन साइनो की जो वैक्सीन है, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, या वो उस मुआशरे में रहते हो जहां पे कोई भी स्ट्रेन हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है, तो उसके बाद पता चलेगा कि ट्रायल में मौजूद कितने वो लोग थे जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, कितने वो लोग थे जिनको नहीं लगी हुई थी, और कितनों से इस नई स्ट्रेन के खिलाफ मुदाफियत हुई और कितनों को इन्फेक्शन हो गई। उसके बगैर बहुत मुश्किल है बताना, और यही हालात हैं अभी कैन साइनो के, कि कैन साइनो का कोई ट्रायल साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ। अभी तौर पे बाकायदा तौर पे एस्ट्राजेनेका का ट्रायल हुआ था साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन के खिलाफ, वो फेल हुई है। नोवोवैक्स जो है वो 50% से ज्यादा कामयाब हुई है, और जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो ऑलमोस्ट 62 यानी 62% कामयाब हुई है इस साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन के खिलाफ या वेरिएंट के खिलाफ। तो जैसे ही इस बारे में कोई रिपोर्ट आएगी, कोई स्टडी आएगी, तो मैं जरूर आप लोगों से इस चैनल पे शेयर करूंगा। और यही वो वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए और हमारे तमाम वो इदारे या वो लोग जो कि इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान में मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे केसेस हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करें, उनका मालूम करें कि ये कौन सी स्ट्रेन है, और ना सिर्फ ये कि ये मालूम करें बल्कि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि वो हम तमाम लोगों से, आम आवाम और जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे ये शेयर करें बात कि पाकिस्तान में कौन कौन सी स्ट्रेन है, और दूसरे मरहले के तौर पे फिर कोई ना कोई ऐसा ट्रायल होगा जो कि उन स्ट्रेन के खिलाफ भी जान पाएगा कि किस हद तक ये काम करती हैं या नहीं। अकबर अली साहब ने पूछा है कि सर जी, मैक्सिलरी साइनसेस में जिनको पुराना प्रॉब्लम हो तो क्या उनको भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल अकबर अली, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों को जिनको मैक्सिलरी साइनसाइटिस होता है कि अगर उनको इन्फेक्शन चलती है क्रॉनिक साइनसाइटिस तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस बारे में अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि ना लगवाई जाए, बल्कि लगवा सकते हैं। और दूसरा इसके अलावा ये है कि किन लोगों को अभी तक कंफर्म है कि नहीं लगवानी चाहिए, वो लोग जिनको कोई ना कोई एलर्जी हो, और ख़ास तौर पे कोई वैक्सीन से उनको एलर्जी हो, किसी दवाई से एलर्जी हो, तो उन लोगों को अभी अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए कि वो ना लगवाएं। जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो वो ना लगवाएं, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको भी जब गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो सिर्फ तब लगवाएं। बाकी तकरीबन तमाम लोग जो हैं इस वक्त लगवा सकते हैं। जैसे जैसे मुल्क में वैक्सीन आएगी और जिस कैटेगरी के लिए आएगी तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनको इस बात का रिस्क है कि उनको इन्फेक्शन की सूरत में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता, तो वो ज़रूर लगवा लें। ये एक अच्छी चीज़ है। जीशान खान का एक क्वेश्चन है कि किस किस मुल्क में कितनी वैक्सीन लग गई हैं। इस पे मेरा तो प्लान है कि मैं एक बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं कैटेगरीज बताऊं कि किस मुल्क में किस हद तक वैक्सीन लगी हैं, और इस पे बड़ा अच्छा एक वीडियो बनेगी, इंफॉर्मेटिव होगी बहुत। तो ये एक अच्छा आइडिया, लेकिन अभी आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि जितने भी गरीब ममालिक हैं वहाँ पे वैक्सीन बहुत कम लग रही है, और जितने भी अमीर ममालिक हैं वहाँ पे जो वैक्सीन है वो ज़्यादा लग रही है। और ये बदकिस्मती की बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे बरतानिया है, अमेरिका है, तो ये वो मुल्क हैं, और इसी तरह गल्फ़ की जो स्टेट्स हैं, जो अमीर रियासतें हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो बर-ए-आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, तो वहाँ पे पिछले दिनों खबर आई थी कि घाना वो पहला मुल्क बन गया अफ्रीका का कि जहाँ पे वैक्सीन लगी है। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया की कितनी बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है, और बदकिस्मती से वहाँ पे वो पहला मुल्क है कि जहाँ पे अभी वैक्सीन लगने के अमल का आगाज़ हुआ है। लेकिन इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एक बाकायदा अच्छी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन आपने एक जनरल रूल यही याद रखें कि जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा पैसा है तो और जितना वो साइंटिफिकली एडवांस्ड है, तो उतने ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे लोगों को वैक्सीन लग रही है। जिसका एक बड़ा क्राइटेरिया है कि हर 100 में कितने लोगों को लगती है। इसमें सबसे टॉप पे इजराइल है, दूसरे नंबर पे यूएई है, जहाँ पे कम से कम 55 से ज़ायद
जो लोग हैं यूएई में, 100 में से उनको लग रही है, फिर बरतानिया है, अमेरिका है, फिर रशिया है, ये ममालिक आते हैं। आज का जो आखिरी सवाल है वो है वकास अहमद साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीन लगने से जो 10 महीने से जिन लोगों को सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट का प्रॉब्लम है चल रहा है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसलिए ये ज़बरदस्त सवाल है कि जिन लोगों को सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट का इशू चल रहा है पुराना, तो कोविड के बाद तो उनके बारे में सोचा गया था कि ये लॉन्ग कोविड का शिकार हैं। और लॉन्ग कोविड की वजूहात में से एक वजह ये सोची जाती है कि शायद लोगों का जो इम्यून सिस्टम है कि वो हाइपर एक्टिव हुआ था, फिर वो जाके नहीं सोया और वो अभी तक किसी हद तक एक्टिव होता है। तो एक थ्योरी ये थी कि अगर ऐसे लोगों को आप वैक्सीन लगा के उनका इम्यून सिस्टम जो पहले ही नहीं वापस गया है, अगर उसको ज्यादा एक्टिवेट करेंगे तो वो वैक्सीन लगने के बाद जाहिर है कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रिएक्ट करता है, तो फिर कहीं ये ना हो कि इनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए। लेकिन अब ये बात बैठ चुकी है, अब इस बात के बारे में बहुत ज्यादा गुमान नहीं किया जा रहा, बल्कि यही उम्मीद है कि अगर किसी को वैक्सीन लगेगी, चाहे वो लॉन्ग कोविड का भी क्यों ना शिकार हो, तो उसको बेहतरी ही आएगी, ये सोचा जाता है। अभी इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इनको नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर इसके बारे में कोई ऐसी स्टडी आती है, क्योंकि मेरा प्लान है आगे लॉन्ग कोविड पे मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की वजह से मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही वक्त मिलता है और इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन भी आएंगी तो मैं इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस हद तक मुमकिन हो तो आपके सवालों का जवाब दूँ, और जितना ज़्यादा मुमकिन हो टाइम निकाल के कोशिश करूँ कि जवाब दूँ। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।